लेकिन रैपिड और गेम चेंजर इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं और हर दिन जो है वो इस तरह का दिन है कि हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही है और दुनिया आगे किस डायरेक्शन में चलेगी वो चीजें एक एक दिन में तय हो रही है। यानी एक एक जो दिन है जो हर गुजरने वाले 24 घंटे हैं वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो लेकर आ रहे हैं और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, जो आलमी इक़्तिदार की लड़ाई है, उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है और जो एस्केलेशन है वर्ल्ड पावर्स के दरमियान वो बढ़ती चली जा रही है। यहां अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो इजराइल की जो वायलेशंस है वो जारी है, इजराइल के नए मंसूबे और उसका जो माइंडसेट है उसके तहत उसकी सारी साजिशें जो है वो जारी है, लेकिन वो एक शदीद प्रेशर में भी है और एक बदमस्त हाथी की तरह एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की तलाश के अंदर, एक हेजेमनी की तलाश के अंदर वो सेंसलेस बॉम्बिंग जो है वो गजा से, वेस्ट बैंक से और लेबनान से शाम तक जब वो कर रहा है। इस वक्त गजा में भी वायलेशंस हो रही है। इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेटलर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो फलस्तीनियों को जिस तरह खौफनाक तरीके से हमला कर रहे हैं। साथ लेबनान पर फिर इजराइल ने बमबारी की है, वहां पर शहादतें हुई हैं। सीरिया के अंदर फिर इजरायली फौज है वो उसने एडवांस किया है और आगे बढ़ी है और वहां पर सूरत हाल जब वो तेजी के साथ खराब हो रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, टर्की बहुत करीब पहुंच गया है फाइटर जेट्स लेने के हवाले से। ये बहुत बड़ा आप कह लें कि इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से एक बहुत बड़ा ये वाकया होगा कि रीजन का कोई मुल्क जो है वो एडवांस फाइटर जेट्स तक रसाई हासिल कर लेता है। तो टर्की और इजराइल नहीं चाहता कि टर्की जो है उसको फाइटर जेट्स मिले और यूरोप भी अब तक देने को तैयार नहीं था, वेस्ट देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और यूक्रेन जंग की वजह से आ रही है कि यूरोप जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है टर्की की। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अब जरूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट को इजरायली इंटरेस्ट के ऊपर तरजीह दें। पहले वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, पहले उनको कोई मजबूरियां नहीं थी, लेकिन बदलती वर्ल्ड के अंदर अब उनकी मजबूरियां हैं, अब उनको लेन देन करना है। तो यही बदलती वर्ल्ड के अंदर बदलती मजबूरियां जो है ये मिडिल ईस्ट के अंदर भी तब्दीली लेकर आ रही हैं। इसके साथ टर्की को एक और हिस्टोरिक कामयाबी जो है हासिल हुई है। टर्की का एक 4 दहाइयों पुराना दुश्मन और जिसके पीछे उस दुश्मन को सपोर्ट कर रहा था इजराइल और कुछ और ताकतें जो इजराइल की इत्तेहादी है, जो इस रीजन में हर किसी के लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करके रखना चाहती है ताकि वो फोकस ना कर सके अपनी तरक्की के ऊपर। तो टर्की ने उस दुश्मन को 4 दहाइयों के बाद शिकस्त दी है। एक बड़ा तारीखी दिन है टर्की के लिए, रीजन के लिए और पूरी ओआईसी के लिए। इसमें इजराइल को बुरे तरीके से शिकस्त हुई है और इस शिकस्त की वजह से भी इजराइल बहुत ज्यादा बावला हो गया है और वो सीरिया में मजीद इंस्टेबिलिटी करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। तो आलमी मंजरनामे के ऊपर एक भूचाल आया हुआ है। प्यूटन एक शख्स है, ठीक है, और सामने है नेटो। और जब आप नेटो का इजलास देखते हैं तो कितने लीडर्स आ रहे हैं, गाड़ियां आती जनाब, एक लीडर, दूसरा, तीसरा, 10, 15, 20, 25 और फिर आप देखते हैं उनको बड़े हॉल के अंदर जनाब मीटिंग हो रही है, के बाद एक बड़ा नेटो लीडर बैठा हुआ है। फिर ग्रुप फोटो देखते हैं तो पूरा इतना बड़ा सामने क्या है, एक शख्स, ओनली 1 पर्सन, प्यूटन। उधर इतने मुल्क, पूरा यूरोप और अमेरिका और कनाडा, सामने सिर्फ एक रशिया और एक प्यूटन। उसने पिछाड़ दिया और ढेर करके रख दिया इस वक्त नेटो को और ऐसी कारी जरब लगाई है कि नेटो का सर्वाइवल इस वक्त मुश्किल में पड़ गया है। यानी प्यूटन वो शख्स है जिसने सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ है तो वो जो 90s की दहाई थी वो बड़ी ही आप कह लें कि मुश्किल थी रशिया के लिए, साबिक सोवियत यूनियन के लिए। वेस्टर्न जो है वो काफी मजाक बनाने लगे थे रशिया का, काफी बुरी उनकी 90s की दहाई गुजरी। फिर प्यूटन आए हैं और प्यूटन ने जिस तरह रशिया को वापस वो मकाम दिलवाया है और वो ताकत दिलवाई है वो बहुत ही गैर मामूली है। तो अब हुआ क्या, भूचाल क्यों आया हुआ है? वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये वाकया बहुत ही अनहोना है जिसने नेटो और यूरोपियंस की इस वक्त नींदें उड़ा दी हैं। जनाब अली, रशिया ने एक टेस्ट कामयाब कर लिया है और ये प्यूटन की सरपरस्ती के अंदर हुआ है और बहुत कम ऐसा होता है कि प्यूटन जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर नजर आए। तो इस टेस्ट के लिए वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर नजर आए और जो कमांड सेंटर है उसके अंदर वो मौजूद थे, उनकी सरपरस्ती के अंदर यह टेस्ट हुआ है। नाज़रीन, रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है और ये अनलिमिटेड रेंज वाला न्यूक्लियर टेस्ट है, न्यूक्लियर मिसाइल है, अनलिमिटेड रेंज। ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बड़े आजम में, किसी भी कोने में इंतहाई प्रिसीजन के साथ जाकर कामयाबी से उसको हिट कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। इसकी रेंज जो है वो प्यूटन की जानिब से अनलिमिटेड रेंज बताई गई है, 2, 4, 10, 15 हजार नहीं, अनलिमिटेड रेंज। और प्यूटन ने यह बताया है कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका, बाकी किसी के पास भी इस तरह का मिसाइल नहीं है जो रशिया ने बनाया है। और बताया जा रहा है कि कई साल लगे हैं इस मिसाइल को बनाने में और इसके अंदर रशियन साइंटिस्ट भी जानों से गए हैं। ये इतना खतरनाक मिसाइल है। तो फाइनली जब रशिया ने वो अचीव कर लिया है, इसका जो फाइनल और डिसाइसिव टेस्ट था वो पास हो गया है और इसने नेटो को हिला दिया है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी, रशिया के जो वेपन्स हैं, जो रशियन माइंड्स हैं, जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर है, जो रशियन टेक्नोलॉजी है,
उसने वेस्टर्न मिलिट्री माइंड्स, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इस सब को शिकस्त दे दी है। तो अब ये जो न्यूक्लियर डेटर्स है उसमें भी रशिया जो है वो एक फियर दिखा रहा है और नेटो इस वक्त जो वो काफी परेशान है, ठीक है ना। वो ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी और ऑर्शनिक मिसाइल जो उन्होंने कामयाब उसके तजुर्बे किए हैं, तो ये नेटो के लिए आज जो है वो काफी वहां पर हलचल है और रशिया जब इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने लेकर आ रहा है। अच्छा, अगली बात यह है कि चाइना से भी कुछ ऐसी खबर है, उन्होंने भी एक बॉम्ब शेल ही गिराया है और उधर की जो खबर है वो इससे भी बड़ी खबर है। हालांकि यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, तो उधर की खबर इससे भी बड़ी खबर है, वो ये है जनाब अली, फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट दे दी है आज और उसने बताया ये है कि चाइना डूइंग वंडर्स बट विद लो प्रोफाइल। चाइना इतने बड़े बड़े काम कर रहा है लेकिन खामोशी के साथ कर रहा है, लो प्रोफाइल कर रहा है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन जो वो कर रहा है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर की नीचे से ऐसे बुनियादें हिला रहा है कि ऊपर शीशे की इमारत नजर तो आ रही है लेकिन चाइना इसकी बुनियादें ऐसे खोखली कर रहा है कि ऐसे इसकी बिसाखियां नीचे से निकाल रहा है कि एकदम ये शीशे की इमारत कोलैप्स हो जाएगी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 200 साल के बाद ये बिल्कुल जब वो कोलैप्स होने वाला है। चाइना जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है और चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जनाब अली फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अपना जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इस तरह से चेंज कर दिया है, उसको इस तरह से एक्सपैंड कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, रीसेट कर दिया है कि अब वो ग्लोबल ट्रेड के लिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए इस तरह से तैयार है कि वो डॉलर को अपनी करेंसी से रिप्लेस करने जा रहा है। यानी आप जरा अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी बात है, वो डॉलर को अपनी करेंसी से रिप्लेस करने का इंतजाम जो है वो कर चुके हैं। यानी कि डॉलर की हेजेमनी वो उसका जो खात्मा है वो अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है और डॉलर की हेजेमनी जिस पर अमेरिकन हेजेमनी खड़ी हुई है और वो अमेरिकन हेजेमनी जिस पर इजराइल की बदमाशी खड़ी हुई है। तो चाइना मिलिट्री में, चाइना टेक्नोलॉजी में, चाइना फाइनेंस के अंदर ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, ऐसी ऐसी कामयाबियां हासिल कर रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को बरह रास्त चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे चाइना सर अंजाम दे रहा है लेकिन खामोशी के साथ, इस अंदाज में कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल चुप से, खामोश से। यानी जब बाइडन, ठीक है, पहले 1.5 साल पहले बाइडन, फिर ये 9 महीने ट्रंप साहब, जब उनका मुकम्मल फोकस जो है वो हमास के ऊपर था, फलस्तीनियों के ऊपर था, इजराइल को मजीद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के ऊपर था, उनकी तवज्जो गजा में लगी हुई थी और पूरा नेटो, पूरे यूरोपियंस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, ठीक है ना, ये सिर्फ हमास से लड़ रहे थे और आखिर में उसी हमास से फिर हारे भी हैं, ये सब हारे हैं हमास से। तो उधर चाइना क्या कर रहा था, चाइना ये कर रहा था और इतनी खामोशी के साथ कर रहा है कि उनकी बुनियादें हिल रही है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब पानी के नीचे जो है पूरा तूफान आ चुका है लेकिन फिलहाल सतह के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये अचानक मतलब ऐसा होगा कि अब देखिए चाइना ने, अब मैं रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा कि ये सरफेस के ऊपर आपको बड़ा भूचाल बहुत जल्द नजर आएगा। तो ये सूरत हाल है। अब गजा के हवाले से ट्रंप साहब का ट्वीट देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पीस जब मिडिल ईस्ट में हुआ है, एवर लास्टिंग ये पीस है, बड़ा लंबा पीस जब चलेगा, ग्रेट पीस, ये उनके अल्फाज है। और लेकिन हमास जो है अगर उन्होंने अगले 48 घंटों में बॉडीज वापस ना की तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। आई एम वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली। तो ये जनाब अली ट्वीट उन्होंने दाग दिया है, एवर लास्टिंग पीस, ग्रेट पीस, ये वो सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो बातें हैं उससे केस जब वो मुख्तलिफ है, जहां पर इसराइल की एग्रेशन वायलेशन जारी है और उनके जो क्रिमिनल सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक में बेकाबू हो चुके हैं और वो जिस तरह फलस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो शर्म का मकाम है सबके लिए, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए ये शर्म का मकाम है कि आज के इस दौर में एक तरफ गजा इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया और एक तरफ वेस्ट बैंक, बहुत ही अफसोस का मकाम है। और अगर रीजन दो टोक अंदाज में इसराइल से बात करने को अभी भी तैयार नहीं है तो फिर वो एक और जंग को जब इस वक्त दावा दे रहे हैं। वेस्ट बैंक में जो उनके ऑलिव्स के खेत हैं, उनके बागात हैं, उनको राख किया जा रहा है, उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, फलस्तीनियों को सेटलर जब वो जानों से मार रहे हैं, बेकाबू हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिक वेपन्स जब उनको दिए गए हैं। तो वेस्ट बैंक के अंदर एक फुल स्केल एग्रेशन जब इसराइल का जारी है और इधर इजरायली मिलिट्री ने अनाउंसमेंट जारी की है कि हम गजा का मुकम्मल कंट्रोल अपने पास रखेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल। और नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम बताएंगे कि कौन सी फॉरेन फौजें गजा में हैं और कौन सी फॉरेन फौजें गजा में नहीं होंगी। यानी एक वॉर क्रिमिनल जब वो बताएगा कि गजा में कौन सी फौजी जाएंगे नहीं है, जो कि फलस्तीनी टेरिटरी है, तो हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम ये बताएंगे। सो ये वो सारा जो है वो माइंडसेट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इजरायली फोर्सेस डिटेन 13 पैलेस्टीनियंस, सेटलर अटैक वेस्ट बैंक टाउन्स। और लेबनान में फिर उन्होंने अटैक किया है, 2 मर्टर्ड इन इजरायली एग्रेशन ऑन ईस्ट एंड साउथ लेबनान। वो ईस्ट में भी हमला किया और साउथ में भी किया है। फिर आप देखिए इजरायली फोर्सेस जो है उन्होंने क्विंत्रा के अंदर आगे इन्फिल्ट्रेट किया है, वायलेट सीरियन सोवरेनिटी। तो आप गजा से शुरू कर लें, वेस्ट बैंक तक जाएं और लेबनान तक जाएं और शाम तक जाएं,
फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेबनीज शहीद हो रहे हैं, शाम के लोग जब वो निशाना बन रहे हैं, वहां पर इजरायली फौज है वो आगे बढ़ रही है और वहां पर भी जाने का जो खतरा है। तो ये जनाब ऑन ग्राउंड सूरत हाल है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिट्रेल ये पक रहा है कहीं ना कहीं, और अगर रीजन ने इसी तरह से अलाउ किया इजराइल को इस सीज फायर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो फिर एक और खौफनाक नतीजा जब निकलने जा रहा है। अब ये रीजन के ऊपर है कि वो इस एग्रीमेंट को उस तरह से अमल दरामद करवाए जो प्रिंसिपली और फेयर बात है, जो जस्ट के ऊपर मबनी बात है, जो इंसाफ के ऊपर मबनी बात है। अगर वो इसी तरह से बैठे रहेंगे और इजराइल को इस एग्रीमेंट को अपने क्रिमिनल माइंडसेट के तहत एक्सप्लॉइट करने देंगे, तो नतीजा आपके सामने होगा। इजिप्शियन कन्वॉय जो है वो अंदर दाखिल हुआ है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि किस लिए दाखिल हुआ है। जो इजरायली बॉडीज हैं जो कुछ रह गई हैं, उनको निकालने के लिए इजिप्शियन कन्वॉय गया है। ज़ाहिर है इजिप्ट के लोग बहुत मदद करना चाहते हैं फिलिस्तीनियों की बॉडीज निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो ये हुकूमतें बड़ा स्टांस नहीं लेती तो देखें ना, फिलिस्तीनियों की हजारों की बॉडीज दबी हुई हैं, मदबे तले, लेकिन वो जो कुछ इजरायलियों की रह गई हैं वो उसका इतना उन्होंने बनाया हुआ है इशू के वो जनाब उनके निकालने के लिए अब इजिप्ट के कन्वॉयर्स जा रहे हैं, लेकिन वो मशीनरी जो है वो अलाउ नहीं होगी कि वो फलस्तीनियों की बॉडीज भी निकाल सकें। जब आप ऐसे इनजस्टिस को प्रिवेल होने देते हैं और ऐसी इवल एंटिटी की हर बात के ऊपर सरनगू करते हैं, सो अच्छे नताज नहीं निकलते। इसलिए मिडिल ईस्ट में अभी तक अच्छे नताज नहीं निकले। मिस्र के सदर ये कह रहे हैं कि हम फलस्तीनियों को डिस्प्लेस होना नहीं होने देंगे और हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं। तो क्या अभी भी इजराइल इसी चीज को परसू कर रहा है? नॉर्वे ने एक बड़ा जबरदस्त काम जो है वो किया है, और नॉर्वे ने ये किया है, नॉर्वे की कमेटी है जो नोबेल पीस प्राइज को ओवरव्यू करती है। तो नॉर्वेजियन जो पीस काउंसिल है वो हर साल जब नोबेल पीस प्राइज अनाउंस होता है तो वो उसके एजाज में एक तकरीब होती है। नॉर्वे की पीस काउंसिल ने कहा कि हम इस बार तकरीब नहीं करेंगे वेनेजुएला की जो लीडर को दिया गया है। वाई? उन्होंने कहा कि ये सही नहीं दिया गया, ये जो है सही नहीं दिया गया, ठीक है ना। और चूंकि अब हकायक जब सामने आ रहे हैं कि वो तो एक पपेट है, वो तो एक कठपुतली है, और वो नेतन्याहू के साथ कॉल करके बता रही है कि तुम्हें फौजी मुदाखलत यहां पर करनी चाहिए, और वो गजा में सपोर्ट करती है इजरायली इकदामात को। तो ये नॉर्वे का बड़ा बोल्ड स्टांस है। उसने जनाब कहा कि हम कोई तकरीब शकरीब उसके एजाज में नहीं करने वाले, हम इस पर डिसएग्री करते हैं जो दिया गया। तो वो जो एक ग्लोबल डीप स्टेट है वो इस वक्त पूरा मंसूबा जो वो वेनेजुएला में बना रही है। टर्की को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है 40 साल के बाद। जो पीकेके है 40 साल बाद एक खौफनाक जंग, और नस्ल की नस्ल वो इस जंग की वजह से उनकी जिंदगियां शेप हुई हैं। यानी 40 साल में मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिंदगियां इस मुताबिक चल रही हैं कि एक ये जंग जारी है, ठीक है, उसी मुताबिक आपकी जिंदगी। तो 40 साल, आधी सदी, छोटा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम नहीं है। तो 40 साल बाद जो पीकेके के फाइटर्स हैं उन्होंने हथियार डालकर टर्की का जो एरिया है उसको वो लीव कर गए। आफ्टर 40 ईयर्स कुर्दिश फाइटर्स पीकेके लीव टर्की। ये एक हिस्टोरिक डे है, और उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी है, ठीक है ना। और क्लैशेस और प्रोवोकेशंस को वो अब छोड़ देंगे और पीसफुल जो फेज है उसका आगाज करेंगे। और ये जनाब बड़ा हिस्टोरिक, और पीकेके को इजराइल फंड करता है, और ज़ाहिर पीछे अमेरिका भी कर रहा था। ये इसलिए किया जाता है कि वो ताकतें जो बड़ी पावर्स बन सकती हैं उनके लिए कुछ ऐसे मसाइल रखे जाएं। जैसे उन्होंने चाइना के लिए ताइवान रखा हुआ है, तो जिस दिन चाइना ताइवान को हासिल कर लेगा आप देखेंगे चाइना की पावर फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर और कितनी बढ़ जाएगी। तो हर किसी के लिए जो बड़ी ताकतें हैं उनके लिए कोई ना कोई मसले उन्होंने रखे हुए हैं। तो टर्की के लिए ये सारे मसाइल थे जिसको इजराइल फंड कर रहा था। तो ये जनाब वहां से इन्होंने जा रहे हैं, और ये इजराइल को पसंद नहीं है, इसलिए इजराइल ने सदरन सीरिया में आगे बढ़ना जाना शुरू कर दिया। और साथ ही अब ये खबर देखिए, टर्की नियर्स यूरोफाइटर डील विद कतर एंड जर्मनी लिफ्ट एक्सपोर्ट ब्लॉक। बहुत करीब है कि यूरोफाइटर जो है वो टर्की को मिलने जा रहे हैं। यूरोप तो नहीं देना चाह रहा था, अब क्यों दे रहा है? तो वो मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की नई रियलिटीज है। अब यूरोपियंस देखें, एक वेल्दी और पावरफुल यूरोप, दौलत भी उनके पास है, वेल्थ भी उनके पास है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, असलहा भी उनके पास है। अब ये सारी चीजें उनके पास नहीं है, तो कुछ लेन देन करना है, तो टर्की की उनको बहुत जरूरत है, और टर्की उनसे फिर अपनी डिमांड्स मनवा रहा है। ये है वो तब्दीली जो इजराइल की हेजेमनी को मजीद चैलेंज कर रही है, और इजराइल चूंकि मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को कंट्रोल करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जो है इसका टेस्ट जो वो कंप्लीट कर लिया है, और ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक चैलेंज है फॉर द वेस्ट। ये जनाब यानी 15 घंटे की फ्लाइट इसने करके 15 घंटे 14,000 किलोमीटर का इसने फासला तय किया, और प्लेनेट पर यह पता नहीं कहां घूमता रहा है। 15 घंटे बाद 14,000 किलोमीटर का फासला तय करके इसने अपने टारगेट को कामयाबी के साथ जाकर हिट किया। और पुतिन ने यह बताया है, रशिया ने यह बताया है कि 14,000 किलोमीटर का मतलब यह नहीं है कि यह इसकी रेंज है, नहीं, इसकी रेंज इससे भी बहुत आगे है, और वो अनलिमिटेड, उन्होंने ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए, अनलिमिटेड। यानी ये नहीं कि 14,000 इसकी रेंज है, ये इससे भी बहुत आगे जाकर हिट कर सकता है, लेकिन हमने 14,000 को टेस्ट जो वो कामयाबी के साथ कर लिया है। तो ये इस वक्त बिल्कुल रशियन आर्म्ड फोर्सेस
को ये डिलीवर वो उनके हवाले करने जा रहे हैं, और इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाने का प्यूटन ने ऑर्डर दे दिया। यानी ये इन सर्विस जाने जा रहा है। ये मिसाइल क्रूज मिसाइल है, 15 घंटे की फ्लाइट, दुनिया में किसी भी कोने को जाकर हिट कर सकता है। और प्यूटन ने ये बताया है कि दुनिया में ये किसी के पास भी नहीं है, और ये एक यूनिक क्रिएशन है। दुनिया में ये किसी के पास भी नहीं है, अमेरिकन के पास भी नहीं है। यूनिक क्रिएशन दैट नो वन एल्स इन द वर्ल्ड पोजेस। तो काफी लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल्स है उसकी दी है। तो आप देखिए कि उधर नॉर्थ कोरिया बहुत सारे टेस्ट कर रहा है, रशिया फिर रशिया है। ये जनाबे अली कई साल लगे हैं और बहुत सारे क्रैशेस भी हुए हैं। यानी ये मिसाइल जो है वो टेस्ट हो रहा था, क्रैश हुआ, इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और 2019 में इसी मिसाइल को टेस्ट करते हुए एक डेडली एक्सप्लोजन भी हो गया था, जिसके अंदर 5 रशियन साइंटिस्ट मारे गए थे। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है जो उन्होंने हासिल की है। और रशिया जो है वो फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेगा अगर रशिया के ऊपर डीप इनसाइड अटैक किया गया। और डेली मेल ने क्या लिखा है, प्यूटन इज अमेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड अटैक सबमरीन्स इन द आर्कटिक सर्कल एज रशिया प्रिपेयर फॉर द वॉर विद नेटो। नेटो के साथ जंग की तैयारी। तो ये एक सूरत हाल होगी। जरा चाइना की खबर भी देखिए, फाइनेंशियल टाइम ने क्या लिखा है, चाइना हैज ऑफिशियली रीवायर्ड। आप वायरिंग मतलब यहां पर उन्होंने उस फ्रेज को इस्तेमाल किया, रीवायर कर दिया अपना सारा फाइनेंशियल सिस्टम, उसको बदल दिया, एक्सपैंड कर दिया, रिफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया, रीवायर कर दिया इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। वाई? टू ट्रेड ग्लोबली विदाउट द यूएस डॉलर। देखिए ये मामूली चीज नहीं होती है, यूएस डॉलर को उसको चैलेंज करना मामूली चीज नहीं थी। तो इसके पीछे बड़ी लंबी स्ट्रगल है। तो अब फाइनेंशियल टाइम की यह खबर है कि चाइना ग्लोबली डॉलर के बगैर ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुका है। और जरा अगली खबर देखिए जो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है, यह भी किसी न्यूक्लियर टेस्ट से कम नहीं है। 2025 की सारे स्टैट्स उन्होंने शामिल किए हैं। 2025 के अंदर चाइना ने जो सारी ट्रेड की है, 50% जो उसने ट्रेड की है वो युआन के अंदर की है, अपनी करेंसी के अंदर की है। 50% ऑफ चाइना's ट्रेड। यानी ये चीज अब प्रैक्टिकल हो चुकी है, सिर्फ एक थ्योरी तक और एनालिसिस तक नहीं है। उन्होंने कामयाबी के साथ इसको कर लिया, 50% ट्रेड। और 2010 के उन्होंने स्टैट्स शामिल किए हैं। 2010 में चाइना की जो ट्रेड है वो सिर्फ 1% अपनी करेंसी में थी और 99% जब वो डॉलर में थी। और 2025 के अंदर क्या सूरत हाल है, 50% अपनी करेंसी और बाकी डॉलर। तो आगे आने वाले चंद महीनों के अंदर सूरत हाल कहां होगी। और उन्होंने कहा कि युआन को इस तरह से बिल्ड किया गया है कि ये मोर रेजिलियंट है, ये मल्टी करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम है और डिपेंडेंस है वो बिल्कुल खत्म की जा रही है। और रशिया, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे मालिक इनके साथ जनाब। और यानी देखिए ना, सऊदी अरेबिया को भी फैसला करना है कि क्या वो तेल जाए। अब कल को चाइना कहता है फुल स्केल कोल्ड वॉर छिड़ जाती है, तो चाइना तो नहीं खरीदेगा डॉलर में, तो फिर सऊदी अरेबिया क्या बेचेगा युआन में तेल? तेल तो बेचना है, अमेरिका तो तेल नहीं खरीदेगा ना सऊदी अरेबिया का। तो ये इन मुल्कों को भी बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चाइना बहुत कुछ कर चुका है, कर रहा है, लो प्रोफाइल है। चाइना ये नहीं चाहता कि फौरी एक झटके से वो डॉलर को गिरा दे, ऐसा भी चाइना नहीं चाहता, इसलिए वो स्लोली कर रहा है। वाई? क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर अमेरिका के पास नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर खुद चाइना के पास है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डॉलर वो 90 से जमा कर रहे हैं, डॉलर करते चले जा रहे हैं, वो चाइना लेकर बैठा हुआ है। और फिर चाइना जो है उसने बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं वो अमेरिका में खरीदे हुए हैं। तो डॉलर गिरेगा तो कुछ ना कुछ चाइना का भी लॉस होगा। तो वो इसको एक ही झटके में नहीं गिराना चाहता, बल्कि स्लोली, ठीक है ना, स्लोली वो बुनियादों को हिला रहा है, फिर अपने हिसाब से यानी एक इन्फ्लुएंस है वो गेन कर रहा है। और प्रोवोकेशन भी नहीं करना चाहता, ठीक है ना, एक होता ना हल्ला गुला भी नहीं करना चाहता, लेकिन चुपके से अपना काम जब लगा हुआ है। तो ये बहरहाल एक सूरत हाल है। और अमेरिकन जो है और यूरोपियंस, अब उन्हें कुछ एहसास हो रहा है, अंदाजा हो रहा है। जब उनको रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है तब उनको कुछ अंदाजा हुआ है। और अब उनको नजर आ रहा है कि वो लिबिया में और शाम में और इराक में और अफगानिस्तान में और फिर गजा में वहां पर बिजी थे, लेकिन बहुत कुछ तब्दील हो रहा है दुनिया के अंदर और उनका जो रूल है वो किस तरह से चैलेंज हो रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।